First of all, a very good evening to all the energetic students. And now, today we are going to start our lecture on staffing. आज हम staffing के बारे में पढ़ने वाले हैं. टॉपिक क्या रहेगा हमारा? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. ये आपके स्टाफिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये टॉपिक एग्जाम में नॉर्मली आ जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसके प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है. अब कोई भी काम हमें करना होता है, घर में भी हमें कोई काम करना होता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस काम को करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या प्रोसेसेस को फॉलो करना है. तो आज हम स्टाफिंग के उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. आज हम आपको बताएंगे कि स्टाफिंग का मेन प्रोसेस है क्या. लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको सारी न्यू अपडेट्स मिलते रहें. तो चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो नॉर्मली अगर आपको प्रोसेस की डेफिनेशन दी जाए तो प्रोसेस वो होता है जो किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए. यानी सपोज कीजिए आपको स्कूल में कोई काम करना है, आपको स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा. यानी उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ और फिर फिफ्थ स्टेप क्या होगा. उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके प्रोसेस को आगे फॉलो करना पड़ेगा. अब किसी भी काम को करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले उसका प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है. नॉर्मली डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स को भी अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस ना पता हो तो क्या वो अपनी डॉक्टरी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. तो आपको भी ऐसे ही बिजनेस में स्टाफिंग के लिए भी सबसे पहले प्रोसेस को पता होना बहुत जरूरी है. अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. मैन पावर रिक्वायरमेंट्स का मतलब हुआ कि हमें सबसे पहले ये एस्टिमेट लगा लेना है कि हमें कितनी मैन पावर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में चाहिए. जिसके लिए सबसे पहले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो आता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज नॉर्मली हमें आगे चाहिए. सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो आता है नो अबाउट क्वालिफिकेशन. हमें ये पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपना एम्प्लॉय, उसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन की नीड है, क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, कितनी स्किल्स, कितनी एबिलिटीज उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए जो हमारी कंपनी में आगे आकर वर्कआउट करने वाला है. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए मैन पावर का, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट पर क्लियर हो जाते हैं, वर्कलोड एनालिसिस. नॉर्मली किसी भी कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी मैनेजर की बात कर लेते हैं, अब मैनेजर को अगर अपॉइंट करना है अपना स्टाफ, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कि हमारी कंपनी में वर्कलोड कितना है. अब सपोज कीजिए हम एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं. एक स्कूल में 8 क्लासेस हैं. अब उनमें सब्जेक्ट्स भी नॉर्मल होते हैं काफी सारे. अब हर सब्जेक्ट के लिए अगर स्टाफ के पास, आपके प्रिंसिपल के पास हर सब्जेक्ट के लिए टीचर है, तो उनको आगे टीचर की नीड क्यों होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी. तो वो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टीचर्स हैं, क्या हमारा वर्कलोड है, यानी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास प्रॉपर टीचर्स हैं या नहीं है. इसी के अकॉर्डिंग हम अगर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हैं कि हमारे काम का कितना लोड हो रहा है, काम कितना ज्यादा है. अगर काम ज्यादा है और एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत है तो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा. और अगर काम कम है, एम्प्लॉयज नहीं नीडेड है, तो एम्प्लॉयज को रखने की क्या जरूरत है? आगे एम्प्लॉयज के सिलेक्शन के लिए कोई जरूरत ही नहीं होगी. इसीलिए सबसे पहले वर्कलोड को एनालाइज करना कि हमारा वर्कलोड कितना है, काम कितना ज्यादा है. फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आता है वर्कफोर्स एनालिसिस. उसके बाद ये पता कर लेना बहुत जरूरी है कि वर्कफोर्स कितनी है, हमारे पास काम करने वाले पर्सन कितने हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं. यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का तो पता होना बहुत जरूरी है ना. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कीजिए 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और काम कम है, काम 20% का वहां पर है ही नहीं, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में तो आगे जरूरत ही नहीं होगी किसी भी एम्प्लॉय की. और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्यादा है और एम्प्लॉयज सिर्फ 5 ही है सपोजिवली, तो हमें तो नॉर्मली एम्प्लॉयज आगे वो चाहिए ना. तो सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं राइट नाउ और कितने एम्प्लॉयज की हमें आगे जरूरत हो सकती है और कितना हमारा वर्कलोड है. अब इन दोनों चीजों को आगे क्या करते हैं, हम फिफ्थ पॉइंट पर कंपेयर कर देते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का कि हमारा वर्कलोड कितना है और वर्कफोर्स कितनी है. अब सपोज कीजिए एक कंपनी में 50 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं किसी भी तरीके के, ठीक है, किसी भी कंपनी में 50 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो 50 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 2 पर्सन की नीड है. 50 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 2 पर्सन की नीड हो रही है. अब उसी कंपनी में अगर 100 प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाए, उसी कंपनी में अगर हम 100 प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें, तो हमें आगे कितने और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे? ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो पता होना बहुत जरूरी है. अब अगर 50 की जगह 100 एम्प्लॉयज हो जाते हैं तो सपोज सी बात है यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि पहले हमारे पास 2 एम्प्लॉयज थे और अब हमें 2 एम्प्लॉयज इंक्रीज करने पड़ रहे हैं.
तो इसीलिए ये पता करना कि वर्कलोड कितना हो रहा है, वर्कलोड कितनी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जब वर्कलोड बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयज भी इंक्रीज होंगे, राइट, एम्प्लॉयज को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों में कंपैरिजन करके, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली कंपेयर करके हम एक प्रॉपर एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की नीड है, कितने हमें एम्प्लॉयज आगे चाहिए इस जॉब के लिए, या कितनी हमारे पास जॉब वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में एक मैनेजर जो होता है उसका मेन मोटिव ये होता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पर्सन के रिज्यूमे हो, क्योंकि अगर ज्यादा रिज्यूमे होंगे, अगर